नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक गर्मी और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौधा प्राप्त नहीं होती। अगर किसान प्रो ट्रे में नर्सरी डालें तो वो इन समस्याओं से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तानिया सेठ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग पौधशाला तैयार करें, वो भी प्रो ट्रे में। प्रो ट्रे एक होता है जो प्लास्टिक का एक ट्रे होता है जिसमें 98 से 104 सेल्स रहते हैं। ये उसमें तो छोटा छोटा क्षेत्र रहते हैं, उसमें हम लोग पौधा तैयार कर सकते हैं बीज रुपाई करके। प्रो ट्रे प्रोपिलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाली ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिसका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में 2 तरीके का प्रो ट्रे आता है बाज़ार में, एक जिसमें 98 सेल्स रहते हैं और एक होते हैं जिसमें 104 सेल्स रहते हैं। हम लोग 104 सेल वाले जो छोटे छोटे दाने वाले बीज होते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्चा, कैप्सिकम, ये सब लगाने के लिए हम लोग 104 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। और जो कद्दू वर्गीय सब्जी होते हैं, जैसे आपका करेला हो, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, ये सब जिसमें दाने बड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग 98 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। प्रो ट्रे में मोस्टली एक नीचे एक छेद बनाए जाते हैं ताकि जिसमें उसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो छेद से वो निकल जाएगा। उसके बाद उसमें हम लोग सबसे पहले कोकोपीट और केचुआ खाद डालेंगे। कोकोपीट को सबसे 1:1 रेशियो में सम अनुपात में डालना है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलाकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण और वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मीकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। यह हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। परलाइट सफेद रंग का होता है जो अभ्रक और एल्यूमिनियम सिलिकेट चट्टानों के टुकड़ों को अधिक ताप पर तपाकर तैयार किया जाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। तो सबसे पहले कोकोपीट को हम लोग थोड़ा पानी में उसको भिगो के उसके बाद उसको निचोड़ के उसको तोड़ लेते हैं। फिर उसमें सम परिमाण केचुआ खाद मिलाते हैं। फिर उसको हम लोग वो प्रो ट्रे में उसको भर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं भरना है। उसमें थोड़ा सा 1/4 भाग आपको मिट्टी भर कोकोपीट और केचुआ खाद का मिश्रण भर देना है। उसके बाद उसको अच्छे से उंगली से दबा देना है ताकि उसमें कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद उसमें हम लोग बीज सोइंग करेंगे और उसको ऊपर से और थोड़ा सा कोकोपीट और केचुआ खाद का जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। लेकिन उसके बाद बीज डालने के बाद कभी भी उंगली से दबाया नहीं जाता है ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसीलिए उसको बीज सोइंग करने के बाद ऊपर से हल्का से वो केचुआ खाद और कोकोपीट का मिश्रण डाल देना है। उसके बाद हम लोग जो करेंगे उसको पानी डालेंगे, लेकिन कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जितना पानी डालने से वो आपको वो तो लगेगा कि उसमें पानी डालना हो गया, उतना ही डालना है। उसके बाद उसको आप थोड़ा सा तेज़ धूप से और बारिश से बचा के रखना है। इसीलिए ऐसे जगह पे उसको रखना है जहाँ पे तेज़ धूप ना आए। और इसको हम लोग जो करते हैं इसमें उसको तैयार करने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे जगह पे रखना है जिसमें तेज धूप ना आए और हवा अच्छे से आ जाए। सब्जी की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकालें कि हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जड़ क्षेत्र समेत बाहर आ जाए। खेत में लगते समय पौध दबा कर लगाएं।
इसमें हम लोग अगर पोर्ट्रे में तैयारी नहीं करके बीज पौधशाला अगर हम लोग ज़मीन में तैयारी करते हैं तो कुछ हम लोगों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा क्योंकि जब मिट्टी में तैयार करेंगे तो मिट्टी से जितने भी हमारे बीमारी आते हैं पौधे में वो आ जाएंगे, जो कि पोर्ट्रे में नहीं आता है क्योंकि हम लोग इसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और इसमें हम लोग कुछ भी रासायनिक खाद भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए पौधे का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है। पोर्ट्रे का और एक सुविधा है, पोर्ट्रे में आपको जल्दी अब पौधा तैयार हो जाते हैं, इसलिए आप 15 दिन पहले ही उसका तुड़ाई कर सकते हैं मुख्य भूमि से। पोर्ट्रे से जब हम लोग पौधा लेके मुख्य ज़मीन में लगाते हैं तो वो उसके टाइम जो एक शॉक लगते हैं पौधे को वो नहीं होता है, क्योंकि पोर्ट्रे को थोड़ा सा नीचे से दबाने से वो मिट्टी के साथ ही कोकोपीट के साथ ही उसका पूरा रूट बाहर आ जाता है, तो उसके जड़ पे कोई भी डैमेज नहीं होता है। और अगर इसके लिए आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप आपके आसपास के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर किसी भी आपका जो संस्थान होता है किसी से जुड़े हुए, वो सब जानकारी आपको बहुत जल्दी ही बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हरी खाद के प्रयोग से न केवल भूमि की भौतिक दशा सुधरती है बल्कि खेती की लागत में भी कमी आती है। इसलिए खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप अभी कौन कौन सी हरी खाद की खेती करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार से। हो ये रहा है कि लगातार जो हम सघन खेती कर रहे हैं और खादों का संतुलित प्रयोग कर रहे हैं और फसल अवशेषों को हम जला रहे हैं, इससे जो है ना हमारी भूमि की मृदा स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो रही है। उसमें हमारी भौतिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी रासायनिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी जैविक शक्ति भूमि की कमज़ोर हो रही है। इसको बनाए रखने के लिए हमें रासायनिक खादों के साथ साथ हमें जैविक और ऑर्गेनिक खादें हैं उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम हरी खादों का प्रयोग करें। हरी खादों में हमारे मूंग, ढैंचा, सनई, गवार ऐसी फसलों को हम ले सकते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा और सनई की बुआई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिससे 45 से 55 दिन के बाद मॉनसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात है तो ढैंचा की हिसार ढैंचा, पंत ढैंचा इत्यादि प्रजाति की आप बुआई करें और सनई की उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 का चयन करें। यदि ढैंचा की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और सनई का बीज 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। ढैंचा है जैसे या दूसरी दाल वाली फसलें हैं, उसके जड़ों में रहता है और जैसा कि आप देखेंगे ये है ढैंचे की जड़, तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें ग्रंथियां बन गई हैं और जड़ों में। ये ग्रंथियां क्या हैं, इसमें नाइट्रोजन है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसका स्थिरीकरण किया है वायुमंडल में। तो ये नाइट्रोजन है जो आने वाली फसल में जब इसको हम ढैंचे को दबाएंगे तो ये उसको मिल जाएगी, अगले वाली फसल को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है हमारी भूमि की भौतिक शक्ति, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को गहराई से और उसको ज़मीन को ज़्यादा पोरोसिटी बढ़ती है, उसमें जल धारण शक्ति बढ़ेगी और हमें जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता को भी वो बढ़ाएगा। जहाँ तक पलटाई की बात है तो किसान भाइयों, जैसे ही धान की रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वो कटकर खेत में मिल जाएं। इनसे 86 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से
200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं और जो पोषक तत्व नीचे पड़े हैं उसको ढैंचा अपने अंदर समा लेता है और उसको हम आने वाली फसल से पहले ज़मीन में पलट देते हैं, तो आने वाली फसल में हमारे को पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती, वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये ढैंचा मूंग सनई, अगर इसका गवार इसका हम प्रयोग करते हैं तो सभी किसानों को इसका फायदा होगा। प्रदेश के बहुत से किसान खेती बाड़ी के साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में कई बार ये पशु परजीवियों का शिकार हो जाते हैं, जो कि पशुओं के शरीर के ऊपर और अंदर रहकर इन्हें कमजोर कर देते हैं। इसलिए इन परजीवियों से दुधारू पशुओं को बचाना बेहद जरूरी है। इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सोहनलाल सैनी से। पशुपालक भाइयों, आप जैसे खेती के साथ साथ पशुपालन का भी धंधा करते हैं, तो पशुपालन के लिए अपने को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पशुपालकों को यदि ध्यान रखें उन चीज़ों का, तो अपन उसमें पशुओं का प्रोडक्शन है जैसे उसको बढ़ा सकते हैं। पशुओं के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के पैरासाइट होते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने पशुओं में आने वाले अंत और भ्राय परजीवियों को ठीक तरह से नहीं पहचान पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। इसलिए पशुपालक भाइयों, आपको चाहिए कि इन परजीवियों को समय रहते पहचानें। इसके अंदर जो बाह्य परजीवी और अंत परजीवी जिसको हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट जानवर का एनीमिक कंडीशन करते हैं, यानी कि एनीमिक का मतलब होता है जानवर में खून की डायरेक्ट कमी करते हैं। और जब जानवर में खून कम हो जाएगा तो ब्लड की मात्रा कम होगी तो सारा प्रोडक्शन ही इसके अंदर कम हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट पशुपालक जो अपने फार्म को मेंटेन कर रहा है उसको कई प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जानवर का अचानक प्रोडक्शन गिर जाता है, जानवर की फिजिकल कंडीशन गिर जाती है, भौतिक स्थिति में जानवर कमज़ोर दिखता है। यदि उस जानवर की मार्केटिंग करें तो उसकी शाइनिंग जो कोट होती है वो काफ़ी पुअर हो जाती है। इसलिए जब वो उसको बेचने और काफ़ी यदि उसमें मानस बनाता है तो उसको उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती है। तो बाह्य परजीवी तो पशुपालक को बाहर से दिख जाते हैं और अंत परजीवी जो होते हैं पशुपालक को बाहर से दिखते नहीं हैं। इसको यदि समय पर पशु चिकित्सक के द्वारा जानवर का अपन अवलोकन कराएं और यदि मान लो जानवर के सिम्टम्स वगैरह जो भी पशुपालक जानवर रखते हैं तो उन सिम्टम्स के आधार पर भी जो जागरूक पशुपालक होते हैं वो इस चीज़ को पहचान जाते हैं कि इसमें इंटरनल पैरासाइट की शिकायत है या नहीं है। जब भी आदमी जानवर में इंटरनल पैरासाइट का प्रकोप होगा तो उसमें एक डायरिक कंडीशन होती है जिसमें जानवर की जो फीसेज होती है वो एक डायरिया रूप ले लेती है और वो खाना पीना छोड़ देता है और कभी कभार उसके डायरिया के साथ साथ खूनों का भी बहाव होता है। तो इससे पशुपालक ये अनुमान लगा लेता है कि उसके जानवरों में इंटरनल पैरासाइट्स का प्रकोप हो गया है, अंत परजीवी उसके आंतों में प्रकोप का जो है संक्रमण हो चुका है। तो उस कंडीशन में उसको जानवर को अपन को डिवार्मिंग की दवाई या परजीवी की दवाई अवश्य 6 महीने में एक बार जानवर को पिलानी चाहिए। मार्केट में बाजार में इस प्रकार की कई दवाइयाँ हैं जो अंत परजीवियों को रिमूव करने के लिए काम आती हैं। और इस प्रकार से पशुपालक को ये तो बाहर के परजीवी है इसलिए उसको खुद भी उसमें ऑब्जर्वेशन में ले लेता है। बाहर के अंदर चींचड़े हैं, जुए हैं और इस प्रकार के छोटे मोटे पैरासाइट जो बाहर से पशुपालक को दिख जाते हैं। तो उस कंडीशन में आजकल हर तरह की दवाई बाजार में उपलब्ध है। स्प्रे करने की भी है, खिलाने की भी है, टैबलेट फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इंजेक्टेबल भी मौजूद है। तो जब तक जैसी कंडीशन हो, जिस प्रकार की आवश्यकता हो, जिस प्रकार से जानवर को मैनेज कर सकता है उस हिसाब से समय समय की दवाई जानवर को देनी चाहिए। तो समय समय पर जानवर को पशुपालकों को चाहिए कि अपने पशुओं में डिवार्मिंग के नाम पे एक्टोर एंडोपैरासाइट की मेडिसिन उनको टाइम टू टाइम पिलानी चाहिए और लगवानी चाहिए। आजकल कई तरह की मेडिसिन आ गई हैं, छिड़कने की भी आ गई हैं, खिलाने की भी आ गई हैं, इंजेक्टेबल भी आ गई हैं। तो जैसी पशुपालक की सुविधा हो उसी हिसाब से टाइमली यदि मान लो एक्टोर एंडोपैरासाइट को अपन रिमूव करने की मेडिसिन पशुओं को देंगे तो अपने को डायरेक्ट दूध के प्रोडक्शन में और डायरेक्ट मीट के प्रोडक्शन में और किसी मैनुअल फंक्शन में यदि अपन एनिमल को ले रहे हैं तो उनमें तीनों ही जगह अपने को उसका काफ़ी लाभ मिलता है।
पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को इन परजीवियों से बचाने के लिए गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा आप अपने पशुओं को आइवरमेक्टिन का टीका लगवाएं, जिससे पशु के आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के परजीवी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा पशुपालक भाइयों से कि अपने पशुओं में बाह्य परजीवी और अंत परजीवियों का समय पे इलाज करवाएं और समय पे उनको दवाई पिलवाएं, जिससे कि उनका प्रोडक्शन और उनको लाभ बरकरार बना रहे, अधिक से अधिक लाभ उनको मिलता रहे। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों तथा फसलों में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मृदा नमी को सिंचित रखने के लिए मृदा सतह पर घास फूस और पॉलिथीन आदि की पलवार का उपयोग करें। टमाटर में फल छेदक का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु क्यूनालफोस 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बेर में छाल भक्षक कीट के नियंत्रण हेतु मैलाथियोन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर शाखाओं व डालियों पर छिड़काव करें। पशुओं को तेज गर्मी लू से बचाने के लिए समुचित उपाय करें। पशु को ठंडी एवं छायादार स्थान में बांधें तथा ठंडा पानी पिलाएं। पशु को बांधते समय ये ध्यान रखें कि उसका मुंह गर्म हवा की विपरीत दिशा में रहे। सिंचित मूंगफली की बुआई हेतु खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में देशी हल या हैरो से 2 से 3 बार खेत की जुताई कर तैयार करें। भिंडी की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को भूमि में गाड़कर नष्ट कर दें और मेलाथियोन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम, अमरूद एवं बेर में छाल भक्षक कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर शाखाओं व डालियों पर छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बनवाली, जिला श्री गंगानगर के कृषक श्याम नारायण ने। आप गन्ने की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो श्याम नारायण जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो आज हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ने के बारे में। अगर हम बात करें रोगों से शुरुआत करें कि जिस तरह के रोग आते हैं गन्ने में, तो हम क्योंकि मुख्यतः फफूंद जनित रोग ज़्यादा आते हैं तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। मुख्यतः जो रोग आते हैं फफूंद जनित वो होते हैं लाल सर रोग, सूखा रोग, कालिका रोग, गेड़ी सड़न रोग और पोखा बुम रोग। इस समय जो हम खेत में देख सकते हैं जिस रोग को, वो है आपका कालिका रोग। कालिका रोग में क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ये अप्रैल से 15 जून के बीच में इसमें दिखाई देता है और जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तब इस रोग को खेत में देखा जाता है। तो अभी इस समय कई जगह पर ये खेतों में दिखाई देने लगा है। इसका पहचान कैसे होती है कि जो आपका पौधा होता है गन्ने का वो सूखने लग जाता है, छोटा हो जाता है, पत्ती नुकीली हो जाती है, पतली हो जाती है और जो गन्ने का जो बीच का भाग है वहां से एक काली डंठल, एक चाबुक नुमा डंठल निकल के आती है। उसमें हजारों की मात्रा में या कहूँ मैं कि लाखों की मात्रा में बीजाणु उसमें चिपके रहते हैं पाउडर फॉर्म में। इस तरह का इसलिए इस रोग को खेत में देखना बड़ा आसान है। अब इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा? रोकथाम में ये होता है कि उसको, क्योंकि अगर हम काटते हैं उस चाबुक नुमा डंठल को तो वो कहीं पर भी गिरेगा, उसके जो बीजाणु है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है तो वो कहीं भी गिरते हैं, उससे रोग फैलता है। इसलिए किसान भाइयों को क्या करना है कि उसको बहुत ही केयरफुली उसको एक प्लास्टिक या पॉलीथीन के बैग से उसको ढक देना है और उस जो डंठल है उसको बांध देना है, प्लास्टिक को बांध देना है। उसके बाद वो पूरा पौधा जो है उसको आप काट दें और उसे खेत के बाहर ले जाके जला दें या कहीं पर उसको दफना दें।
ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इस रोग की रोकथाम के लिए। यहाँ मैं नहीं अपने किसान भाइयों को इस चीज़ का सुझाव दूंगी कि वो किसी तरह की दवा डालें या कुछ भी करें, क्योंकि यहाँ इस समय अगर शुरुआत के समय पे रोग की रोकथाम हो जाती है और अगर किसान भाई थोड़े जागरूक रहते हैं तो दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस रोग की रोकथाम के लिए बिजाई के समय स्वस्थ बीजों का चयन करें। रोगी पौधों में काली चाबुक जैसी धुंध के ऊपर थैली चढ़ाकर नीचे से काट लें और रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला दें। रोगी फसल का प्रयोग कीज के रूप में नहीं करें और न ही इसकी पेड़ी फसल लें। फसलों में सही फसल चक्र को अपनाएं एवं बीज को नम ऊष्मा विधि से उपचारित करें। जो प्रमाणित प्रभेद हैं, ये यूनिवर्सिटीज जो प्रभेद जिनको प्रमाणित करती हैं, आप उन्हीं प्रभेदों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये यहाँ पर टेस्टेड होते हैं। हम हर तरह से उसको टेस्ट करते हैं और फिर निकालते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो जितने भी ये फफूंद और ऐसे रोग हैं, इनसे बचने के लिए किसान क्या करें कि बैविस्टीन एक दवा आती है जो कि आपकी फफूंद नाशक दवा है। इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 एकड़ के हिसाब से मिलाकर इस्तेमाल करें। यहाँ तो ही रोग की बात। अभी गन्ने में और कोई रोग नहीं आने के संभावना है। जो बाकी सारे रोग हैं जैसे कि लालसा रोग है, ये थोड़ा एडवांस स्टेज में थोड़ा बड़े होने पे आता है, जब गन्ना बनने लग जाता है। इस समय जो आपका शरदकालीन गन्ना है, इसकी जितनी जो ये अवस्था में है, इसमें मूलतः 3 तरह के कीट देखे जाते हैं। एक होता है टर्माइट, जिसे कि आप लाल मुंह वाली सूढ़ी भी कहते हैं। दूसरा होता है अर्ली शूट बोरर, जिसे कि आप तना छिद्रक कहते हैं। और तीसरा है आपका रूट बोरर, जहाँ पर टर्माइट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है या इस सूढ़ी का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, वहीं पे ही आती है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्लोरपाइरिफॉस एक दवा है 50 EC, उसको 1 लीटर प्रति एकड़ में के हिसाब से इसको DAP में मिला के इसका छिड़काव कर देना होता है। या फिर इमिडाक्लोप्रिड 30 SC, ये जो दवा है इसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी DAP के साथ मिला के छिड़काव कर देना है। दूसरा आपका जो आता है, जो तना छिद्रक का ये कीड़ा जो आता है, इसके लिए इसको देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो इसकी पीहिका होती है गन्ने की, यानी जो उसका बीच का जो पार्ट होता है, वो सूखने लग जाता है और खींचने पे बड़े आसानी से बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि उसमें वो कीड़ा लगा है। जब आप उसको निकालेंगे तब उसको देखेंगे उसमें एक तो सड़न की बदबू आती है, दूसरा उसमें कीड़ा दिखाई देने लगता है। इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें जो आपका वो कल्ला जो है, जो आया है जिसमें ये कीड़ा लगा है, उसको जमीन के 2 इंच नीचे से उसको काट के कहीं पे फेंक दें या उसे जला दें। इसमें जो दवा डालते हैं, क्लोरपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन दवा होती है, उसका मिश्रण डाल सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ की दर पे। और दूसरा है फिप्रोनिल 5 SC, ये आसानी से मिल जाती है। ये 300 ml प्रति एकड़ की दर से इसको खेत में डाल सकते हैं, ये भी है। तीसरा है आपका जड़ छिद्रक रोग, इसमें भी यही दवा डालेंगे और पानी को अगर आप वो कम पानी अच्छे से देंगे गन्ने में, क्योंकि इस समय बड़ी ज़रूरत है उसकी, तो ये रोग नहीं आएंगे। सो अगर आप ये सब का ध्यान रखते हैं तो आपको जो शुरुआती दौर में या गन्ने की उसमें जो भी आपके कीड़े और रोग आते हैं, इनसे आपको थोड़ा निजात मिलेगा और आगे की आपकी फसल अच्छी होगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तरबूज की खेती ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से कर रहे सफल किसान से मुलाकात। बदलते मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख पर जरूरी सुझाव। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।